नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर स्मिता ढिंगले। आज हम बात करेंगे जेनेटिक बीमारियों के बारे में। बहुत बार देखने में आता है कि परिवार में कुछ बीमारियां चल रही होती हैं, मालूम नहीं होता है कि वो जेनेटिक बीमारी है, पर कुछ तो तकलीफ रहती है जो परिवार में बहुत सारे सदस्यों को होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोनोग्राफी करके या कुछ ऐसी मुश्किलें बताते हैं जिसमें हम शक बताते हैं कि शायद यह बच्चे को जो दिक्कत आ रही है वो जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से हो। तो परिवार में सोचने में आता है कि हमारे परिवार में अभी तक किसी को दिक्कत नहीं थी, ये जेनेटिक बीमारी अब कैसे आई। तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में डिटेल्स क्या हो सकते हैं। अब इसके लिए बेसिक जानना होगा कि हम सबके पास बेसिक फार्मूला है 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम एक साइंटिफिक शब्द है। हिंदी में बहुत आसानी से समझाना चाहूँ तो इन्हें हम गुणसूत्र कहेंगे। तो हमारे शरीर का जो सबसे छोटा कण है, बेसिक यूनिट सेल, उसके अंदर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स होते हैं या 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। उन गुणसूत्रों के अंदर में जीन्स होते हैं। वो जीन जो है उसके अंदर में डीएनए और आरएनए होता है। तो ये मानिए कि ये हमारा बेसिक फार्मूला है जिसके अंदर में प्रोटीन्स जुड़े हुए हैं और उसमें सब बताया गया है कि हमारा शरीर के पूरे अंग बनेंगे कैसे, हमारा शरीर काम कैसे करेगा, हमारा दिखना, हमारा व्यवहार, हमारा सोचने का तरीका, सारी चीज़ें जो हैं वो सारा इम्प्रिंट, या जैसे किसी बिल्डिंग का नक्शा होता है ब्लूप्रिंट, वैसे हमारा ब्लूप्रिंट जो है वो ये जीन्स के ऊपर होता है। अभी 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स जो हैं ये जोड़ियों में है और जोड़ी का एक हिस्सा हमें माँ से मिला है और एक हिस्सा हमें पिता से मिला है। तो इस तरह से हमारे पास माँ और पिताजी का कंट्रीब्यूशन है, इसीलिए हमारे दिखने में, व्यवहार में उनकी झलक होती है और उनके पास उनके माता पिता का कंट्रीब्यूशन होता है। इसलिए खानदान जो होते हैं वो एक जैसे चल रहे होते हैं, या हम में कुछ आदतें ऐसी होती हैं या नाक नक्शे ऐसे होते हैं जो हमारे दादी, नानी, बुआ, मौसी, चाचा इनसे मिलते हों, क्योंकि हमारा जेनेटिक पूल एक जैसा हो जाता है। तो ये तो रही बेसिक बात। अब जब हम कभी सोनोग्राफी करते हैं और बच्चे में कुछ विकृति पाई जाती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार का कोई एक बच्चा हमारे पास लेकर आते हैं कि हमारे बच्चे को इस तरह की प्रॉब्लम है जिसके लिए कहा गया है कि क्रोमोसोम में कोई परेशानी है, हमारे अगले बच्चे को इस तरह की दिक्कत ना हो, उसके लिए फिर हमें एक जेनेटिक टीम का भी सहारा लेना पड़ता है जिसमें जेनेटिक काउंसलर्स होते हैं, बड़े जेनेटिसिस्ट होते हैं, और फिर पता लगाने की कोशिश की जाती है कि ये जो प्रॉब्लम आई है उसका कारण क्या है, उसका मूल क्या है। अब उसके लिए हमें क्रोमोसोम्स चेक करने पड़ते हैं, जीन्स चेक करने पड़ते हैं और उस जगह का पता लगाया जाता है कि किस जीन में क्या परेशानी है। उस परेशानी को साइंटिफिक भाषा में म्यूटेशन कहा जाता है। तो जब भी मेरे पास इस तरह की कोई दिक्कत होती है, पेशेंट में देखने में आती है, तो मैं परिवार से कहती हूँ कि म्यूटेशन टेस्ट करना होगा, जिसे हम जेनेटिक म्यूटेशन एनालिसिस कहते हैं। इसके साथ डेफिनेटली मेरे साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग जेनेटिक टीम है जो मेरी मदद के लिए हमेशा रहती है। तो बच्चे में विकृति पाने पर भी हम ये चीज़ करते हैं कि कोई जेनेटिक प्रॉब्लम तो नहीं है, उसका हम अंदाज़ा लगाएं। अब ये जो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है ये कई तरीके से फैमिलीज़ में चल सकती है, परिवार में चल सकती है। तो उसका आने वाली पीढ़ी में दिखने का तरीका अलग अलग होता है। उसको हम साइंटिफिक भाषा में कहते हैं ऑटोसोमल डोमिनेंट तरीका हो, या ऑटोसोमल रेसेसिव तरीका हो, या फिर एक्स लिंक्ड प्रॉब्लम्स हो या वाई लिंक्ड प्रॉब्लम्स हो। तो जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं एक्स और वाई, ये प्रॉब्लम सिर्फ उन्हीं क्रोमोसोम्स पर होती है। या फिर हमारी सेल के अंदर में एक माइटोकॉन्ड्रिया नाम का स्ट्रक्चर होता है, कुछ चीज़ें रहती है जो सिर्फ ये माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही आगे बढ़ती है। तो जब हम जेनेटिक प्रॉब्लम का पता लगाते हैं तो हमें देखना होता है कि इस प्रॉब्लम का आगे आने वाली पीढ़ी में किस तरह से प्रसार होगा। उस प्रसार होने को हम कहते हैं जेनेटिक इनहेरिटेंस। तो वो इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है कि ऑटोसोमल रेसेसिव है कि एक्स लिंक्ड, वाई लिंक्ड है, या ये माइटोकॉन्ड्रियल जेनेटिक डिजीज है। तो जब हम इसको इस तरह से क्लासिफाई करते हैं, हमें जानना आसान रहता है कि आगे आने वाली पीढ़ी में ये किस तरह से दिखेगा। अब कुछ प्रॉब्लम्स होती है जो परिवार में दिख रही होती है, और बहुत सी जगहों में संबंधों में ही शादियां हो जाती है, मतलब परिवार के बीच में ही। तो जो ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीजेस होती है वो परिवार में शादियां होने से आगे बहुत ज़्यादा बढ़ती हैं, क्योंकि वही जेनेटिक पूल है जो आगे बढ़ता जा रहा है और आगे आने वाली पीढ़ी में वो प्रॉब्लम ज़्यादा दिख रही है। अब कभी कभी ये भी होता है कि परिवार में कहीं कोई दिक्कत नहीं दिख रही, पर जब हमने इस प्रेगनेंसी को टेस्ट किया है या इस प्रॉब्लम वाले बच्चे को टेस्ट किया है, इसमें जेनेटिक प्रॉब्लम दिखाई दी, तब सवाल उठता है कि पीछे की पीढ़ी में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, इस बच्चे में कहाँ से आया। तो उसको कहा जाता है पेनिट्रेंस ऑफ दैट जीन, मतलब वो बीमारी तो थी पर उसने अपने आप को कितना दर्शाया, वो जो जीन का प्रॉब्लम था उसने अपने आप को कितना सामने प्रकट किया।
तो जब हम क्लासिफाई कर लेते हैं कि ये कौन सी प्रकार की बीमारी है, तो इस तरह का सवालों का उत्तर देना बहुत आसान हो जाता है। अब अगली दिक्कत आती है कि जब बच्चे में प्रॉब्लम है तो हम कहते हैं कि माता पिता का टेस्ट भी करना होगा। इस चीज से परिवार बहुत बार ठिठक जाता है। शायद मन में भय रहता है कि हमें ये जेनेटिक प्रॉब्लम पता चल जाएगी तो क्या होगा। तो इसमें घबराने की बात नहीं होती है। माता पिता का जीवन तो उस समय तक, जब तक प्रॉब्लम नहीं पता चली है, तब तक तो नॉर्मल ही रहता है। तो फिर हम जो माता पिता का टेस्ट जानना चाहते हैं, उसमें ये जानना चाहते हैं कि कौन से जीन में कहाँ पर प्रॉब्लम है, ताकि आगे आने वाली प्रेगनेंसी के लिए जो प्लानिंग हो रही है उसमें उस बच्चे के लिए हम कौन से हिसाब का टेस्ट प्लान करें। तो जो जेनेटिक टीम हमारे साथ काम करती है उसका कहना होता है कि हम जो प्रॉब्लम वाला बच्चा है उसको माता पिता को चेक करके और जो जीन की परेशानियां हैं उनको ढूंढ कर रख लें, और फिर आगे आने वाली प्रेगनेंसी के लिए उन प्रॉब्लम्स में से हमें ढूंढना आसान हो जाता है कि क्या उस बच्चे में ये फला प्रॉब्लम्स हैं क्या। इस तरह से हम आगे आने वाली प्रेगनेंसी को प्रॉब्लम से बचा सकते हैं। इन सब चीज़ों को करने के लिए हम कहते हैं कि प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग की जाए। प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग का मतलब होता है प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले ये सारी चीज़ें हम जान लें, इनके बारे में सारी टेस्ट कर लें और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें। इससे चीज़ें बहुत आसान होती हैं, क्योंकि जेनेटिक टेस्ट के रिजल्ट्स आने में काफ़ी समय लगता है। मिनिमम 4 से 6 हफ्ते तो लगते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि महिलाएं प्रेगनेंसी की स्टेट में आती हैं और उनके पहले बच्चे को जेनेटिक डिजीज़ होती है। उस समय भी हम ये सब टेस्ट करते हैं, पर यही है कि समय ज़्यादा लगता है और प्रेगनेंसी आगे बढ़ती रहती है। बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, या फिर कुछ मेटाबॉलिक डिजीजेस, यानी शरीर में जो इतनी रासायनिक प्रक्रिया चल रही है तो उन एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है। तो वो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में बच्चे को मेंटल डेवलपमेंटल डिले भी हो सकता है। तो उन बच्चों को तो हम पहले चेक करके देख ही सकते हैं। तो थैलेसीमिया और सिकल सेल तो बहुत कॉमन है हमारे यहाँ पर, उनमें भी हमें जेनेटिक म्यूटेशन एनालिसिस करना होता है। ये सब हम प्रेगनेंसी से पहले करके रख लें तो अगला बच्चा प्लान करने के टाइम पर हमारा बहुत सा समय बच जाता है। एक जेनेटिक टीम के साथ काम करने का फ़ायदा ये होता है कि बहुत ही अच्छे से ये सुलझा सकते हैं सारी चीज़ें, और आगे आने वाली संततियों में ये प्रॉब्लम्स रोकी जा सकती हैं। इसका एक और तरीका होता है कि जो रिश्तेदारियों के बीच शादियाँ होती हैं तो या तो उनको जितना पॉसिबल है वो अवॉइड करें, या फिर जब भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो एक प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को ढूंढ कर उनको सॉल्व करके और फिर आगे प्रेगनेंसी बढ़ाएं। जब भी इस तरह से हम जेनेटिक बीमारियों के बारे में पता लगा लेते हैं और जब नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो 12 से 13 हफ्ते के टाइम पर जब एंटी स्कैन होता है उस समय पर हम नीडल टेस्ट करके, यानी कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग करके जो प्रेजेंट प्रेगनेंसी है, जो अभी बच्चा है, उसमें चेक कर सकते हैं कि क्या वो आनुवंशिक बीमारी उतर रही है। और बहुत कॉमनली थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, उनके लिए हम ये वाली टेस्ट करके पहले तिमाही में ही पता कर सकते हैं कि क्या हमारी प्रेगनेंसी नॉर्मल है कि नहीं है। कभी ऐसा हो कि पहले से जांचें नहीं हुई हैं और हमें माता पिता या जो पहला अफेक्टेड बच्चा है उसकी टेस्ट करना पड़ रही है, तो वो रिजल्ट्स आने में टाइम लगेगा। तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम एंटी स्कैन समय पे करें। उसके बाद प्रेगनेंसी आगे बढ़ रही है, जब तक रिजल्ट्स आते हैं तो प्रेगनेंसी 16 हफ्ते, 18 हफ्ते या 20 हफ्ते पर भी पहुंच रही है, तो हम एमनियोसेंटेसिस, यानी आगे चल के जो नीडल टेस्ट होती है जिसमें बच्चे के पानी की जांच होती है, तो एमनियोसेंटेसिस की टेस्ट करके प्रेजेंट प्रेगनेंसी के लिए उस जेनेटिक टेस्ट के लिए टेस्ट करके और प्रेगनेंसी का स्टेटस जान सकते हैं। इसे प्री नेटल डायग्नोसिस कहा जाता है। इससे हम सुनिश्चित करते हैं कि अभी जो प्रेगनेंसी चल रही है, आने वाला बच्चा जो है वो जेनेटिक बीमारी से मुक्त है कि नहीं है। धन्यवाद।